ट्रंप ने भारत पर लगाया 25% एक्स्ट्रा टैरिफ 27 अगस्त से होगा लागू। राहुल गांधी ने ट्रंप के इस फैसले को बताया इकोनॉमिक ब्लैकमेलिंग। आज लाडली बहनों को सीएम डॉक्टर मोहन यादव देंगे रक्षाबंधन का तोहफा, बहनों के खाते में ट्रांसफर करेंगे राशि। मध्य प्रदेश में एग्रीमेंट हुआ महंगा। सदन में भारतीय स्टाम्प विधेयक 2025 हुआ पारित। शपथ पत्र, रेंट एग्रीमेंट समेत कई स्टाम्प की कीमतों में हुई बढ़ोतरी। रीवा में प्रेमिका के साथ आपत्तिजनक हालत में पकड़ाया पति, बेटे के साथ पहुंची पत्नी ने किया हंगामा, प्रेमिका को जमकर पीटा, पति मौके से फरार। देवास में पुलिस ने बदमाशों का निकाला जुलूस, गाड़ियों में तोड़फोड़ करने का आरोप, बदमाशों से पुलिस ने लगवाए नारे। तो ब्रेक पर मेगा मॉर्निंग में एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है और हमारे खास मेहमान सुरेश दुआ जी लगातार हमारे साथ बने हुए, जिनसे ढेर सारी बातें भी हम कर रहे हैं। लेकिन इसके पहले आपने छत्तीसगढ़ी भाषा में देखी छत्तीसगढ़ की सभी अहम खबरें और अब वक्त तो चला है मध्य प्रदेश की खबरों से आपको अपडेट कराने का, यानी कि रचना मेरा मध्य प्रदेश का। बिल्कुल, तो मेरा मध्य प्रदेश में आज बड़ी खबर आपको बता दें, क्योंकि आज लाडली बहनों को बड़ी सौगात मिलने जा रही है। मध्य प्रदेश की लाडली बहनों के लिए मोहन सरकार रक्षाबंधन की सौगात लेकर आई। आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव लाडली बहना योजना के तहत इस बार नियमित किश्त 1250 रुपए के अतिरिक्त रक्षाबंधन के शगुन के तौर पर 250 रुपए भी देंगे, यानी कि हर लाडली बहना को रक्षाबंधन के पहले ही 1500 रुपए मिलेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव गुरुवार को राजगढ़ जिले के नरसिंहगढ़ से प्रदेश की लाडली बहनों को ये सौगात देने जा रहे हैं। आपको बता दें कि प्रदेश की 1,26,89,823 लाडली बहनों के खाते में 1,859 करोड़ से ज्यादा की राशि आज ट्रांसफर होगी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव नरसिंहगढ़ में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में कई और सौगातें भी देंगे। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के एलपीजी कनेक्शनधारी उपभोक्ताओं समेत दूसरे हितग्राही महिलाओं को गैस रिफिल की राशि भी वितरित की जाएगी। 28 लाख से अधिक बहनों को गैस सिलेंडर रिफिलिंग के लिए 43 करोड़ 90 लाख रुपए की सहायता राशि दी जानी है। वहीं मुख्यमंत्री नरसिंहगढ़ में होने वाले रोड शो में भी आज शामिल होंगे और IBC 24 की नजर लगातार बनी रहेगी। तो आज 1250 के अतिरिक्त 250 रुपए की अतिरिक्त राशि रक्षाबंधन के शगुन के तौर पर, जैसा मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने ऐलान किया था, लाडली बहनों के खातों में ट्रांसफर किया जाएगा। आज सिंगल क्लिक से ये राशि 1 करोड़ से ज्यादा लाडली बहनों के खाते में ट्रांसफर होगी। और अब खबर रीवा से, जहां पर पति को प्रेमिका के साथ पत्नी ने आपत्तिजनक हालात में पकड़ा। दरअसल पत्नी बेटे के साथ यहां पहुंची थी और पति को रंगे हाथों पकड़ने के बाद जमकर उसके पीटा गया। प्रेमिका को भी जमकर पीटा गया, लेकिन बताया जा रहा है कि पति इसके बाद मौके से फरार है। पुलिस ने मामले को शांत हालांकि करवाया। बताया जा रहा है कि रीवा के बिछिया थाना क्षेत्र के PM आवास कॉलोनी की ये घटना है। तो PM आवास कॉलोनी में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक महिला अपने बेटे के साथ यहां पर पहुंची और जब घर के अंदर वो घुसी तो उसका पति अपनी प्रेमिका के साथ यहां पर पकड़ाया। हालांकि पति मौका देखकर वहां से फरार हो गया, लेकिन इसके बाद महिला ने अपने पति की प्रेमिका को जमकर पीटा। बाद में पुलिस को सूचना दी गई, पुलिस यहां पर पहुंची, मामले को शांत करवाया। फिलहाल शिकायत दर्ज नहीं की गई है, लेकिन जमकर हंगामा यहां पर देखने को मिला। बिछुआ थाना क्षेत्र के PM आवास कॉलोनी की ये घटना। और रीवा की इस घटना के बाद अब आपको मुरैना लिए चलते हैं। मेरे पीछे आप एक तस्वीर देख पा रहे हैं। इस तस्वीर में आप देखेंगे कि बदमाशों के हौसले कितने बुलंद हैं कि बदमाश ना सिर्फ बेखौफ गाड़ियों में यहां से जा रहे हैं, बल्कि इसके साथ ही किस तरह से फायरिंग उन्होंने की। अगर आप अच्छे से देख पा रहे होंगे तो हाथों में, तीसरा व्यक्ति जो गाड़ी के पीछे बैठा है उसके हाथ में एक पिस्टल है, एक गन है, जिससे फायरिंग की जा रही है। दिन दहाड़े मुरैना में बदमाश कैसे
बुलंद हौसलों के साथ कैफे संचालक के घर के बाहर फायरिंग करते नजर आए। सीसीटीवी फुटेज जिसका सामने आया है, 2 बाइक में 6 बदमाश यहां पर पहुंचे थे। पहली गाड़ी ये और इसके ठीक पीछे एक और गाड़ी आपको नजर आएगी। फायरिंग का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, पुलिस इसके आधार पर पहचान कर रही है। बताया जा रहा है कि 1 साल पहले इन बदमाशों का कैफे संचालक के साथ विवाद हुआ था। पोरसा थाने में बदमाशों पर एफआईआर फिलहाल दर्ज कर ली गई है, पुलिस उनकी तलाश कर रही है। लेकिन आप तस्वीरें देखिए जो ये बताती हैं कि मुरैना में बदमाशों के हौसले कितने बुलंद। दिन दहाड़े बाकायदा 2 बाइक में 6 बदमाश सवार होकर आते हैं, फायरिंग करते हैं, यानी साफ तौर पर धमकाया जाता है कि कुछ भी किया जा सकता है। मगर बड़ी बात ये कि यहाँ पर पुलिस कहीं पर भी नहीं नजर आई। पेट्रोलिंग के जो दावे हैं वो भी कहीं नजर नहीं आए। हालांकि अब सीसीटीवी के आधार पर इन बदमाशों की पहचान जरूर की जा रही है। ये भी जानकारी सामने आई है, इन्हीं बदमाशों का कैफे संचालक से 1 साल पहले विवाद हुआ था और उसके बाद इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया। और अब खबर सीधी से, जहां पर जिले से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहां एक दलित युवती के साथ जंगल में गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया। मामला चुरहट थाना क्षेत्र के ग्राम बरीगमा का बताया जा रहा है। इस मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को हिरासत में लिया है, जबकि कुछ और आरोपियों की तलाश की जा रही है। बताया जा रहा है कि एक प्रेमी जोड़ा बढ़ोरा स्थित शिव मंदिर दर्शन करने के बाद करीब 3 किलोमीटर दूर स्थित ग्राम बरगीवा की तरफ घूमने गया था। वहां जंगल के पास कुछ लोगों ने उन्हें रोक लिया। पीड़िता के अनुसार 4 से 5 युवकों ने जबरदस्ती उसे जंगल में ले जाकर उससे न सिर्फ मारपीट की बल्कि उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म की वारदात को भी अंजाम दिया गया। घटना के बाद युवती किसी तरह वहां से भागी। ग्राम बरीगमा पहुंचकर सरपंच पति दलवीर सिंह और अन्य ग्रामीणों को उसने अपनी आपबीती सुनाई, जिसके बाद सरपंच पति ने पुलिस को इसकी सूचना दी। सूचना मिलने के बाद सेमरिया और चुरहट थाना पुलिस मौके पर पहुंची है, जांच में जुटी है। 5 अगस्त को लगभग दोपहर 11:30 के आसपास फरियादी अपने मित्र के साथ ग्राम बरीगमा की तरफ घूमने के लिए निकली थी। एक लड़का बाइक से आया और 3 लड़के पैदल आए। फरियादिया के पास पहुंचते ही फरियादिया के मित्र को एक डंडे से इसके सर पर मार के चोटिल कर दिया गया। बाकी 3 व्यक्तियों द्वारा फरियादिया को उठाकर जंगल में कुछ अंदर ले जाया गया, जहां पर उसके साथ पृथक तीनों ने अलग से बलात्कार किया। पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में 5 पृथक टीमों का गठन किया गया है एवं पीड़िता के बताए हुए हुलिये के अनुसार पर संदेहियों को पकड़कर पूछताछ की जा रही है। मध्य प्रदेश में लव जिहाद का मुद्दा नया नहीं है। अब ये मुद्दा विधानसभा तक पहुंच चुका है और इस मुद्दे पर सदन में सवाल करने वाला कोई और नहीं बल्कि बीजेपी के ही विधायक हैं। सरकार से इसके जवाब में पिछले 5 साल के आंकड़े भी पेश किए हैं। आंकड़े सामने आने के बाद अब सवाल भी उठने लगे हैं। वहीं कांग्रेस भी हमलावर। एक रिपोर्ट दिखाते हैं। मध्य प्रदेश में लव जिहाद के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। भोपाल में निजी कॉलेज में छात्राओं से रेप और ब्लैकमेलिंग का मामला सामने आया था। इंदौर में 2 युवकों ने हिंदू लड़कियों को फंसाकर रेप किया। दोनों गिरफ्तार किए गए। इसमें लव जिहाद के लिए फंडिंग की बात सामने आई, जिसका आरोपी कांग्रेस पार्षद अनवर कादरी फरार है। लव जिहाद का मामला विधानसभा तक पहुंच गया है, जहां बीजेपी के विधायक ने अपनी ही सरकार से सवाल पूछ लिया है और लव जिहाद यानी धार्मिक स्वातंत्र्य कानून के तहत दर्ज हुए पिछले 5 सालों का लेखा जोखा जवाब में सरकार ने दिया है, जिसमें 2020 से लेकर 2025 तक के आंकड़े चौंकाने वाले हैं। लव जिहाद के आंकड़े बता रहे हैं कि पुलिस महकमे ने मामले दर्ज करने में कितनी जल्दबाजी। इसे ऐसे समझिए, साल 2020 से 2025 तक एमपी में लव जिहाद या धर्मांतरण या फिर सरकारी डिक्शनरी के मुताबिक धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम के तहत कुल 283 मामले दर्ज हुए, लेकिन इन 283 मामलों में से 70% यानी 197 मामले आज भी कोर्ट में ट्रायल पर हैं। जवाब में यह बताया गया कि 86 मामलों में जांच पूरी हो चुकी है, लेकिन इन 86 मामलों में से 50 मामलों में आरोपी बरी भी हो चुके हैं। इसके बावजूद पुलिस महकमे की जल्दबाजी को देखे बिना भाजपा विधायक कह रहे हैं कि लव जिहाद पर अंकुश लग चुका है। समाज में एक शांति और संतोष का भाव आएगा कि सरकार के कारण वो अपनी बेटियों का भविष्य बचा पाए, और इसलिए मैं ऐसा मानता हूं, अपना धर्म छुपाकर, अपनी पहचान छुपाकर इस तरह का दुष्कृत्य करने वाले अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा इस कानून के माध्यम से भी मिलेगी, और समाज भी अब पहले से ज्यादा जागरूक इस तरह की घटनाओं के प्रति हुआ है। एमपी में दर्ज हुए लव जिहाद के 283 मामलों में से 71 लड़कियां नाबालिग थी, यानी 18 साल से कम की थी। कई फरियादियों ने आरोपियों पर न सिर्फ धर्मांतरण के आरोप लगाए,
बल्कि दुष्कर्म, जान से मारने की धमकी, ब्लैकमेलिंग सरीखे आरोप भी लगाए थे। जाहिर है धर्मांतरण को छोड़कर बाकी धाराएं गंभीर थी, जो कोर्ट में भी साबित हुई तो कोर्ट ने आरोपियों को 7 से 10 साल तक की सजा भी सुना दी। सरकारी जवाब में एक तथ्य ये भी है कि सबसे ज्यादा मामलों में भोपाल और इंदौर में दर्ज हुए। पिछले 5 साल में जो 283 मामले दर्ज हुए, उनमें से इंदौर में 74 मामले और भोपाल में 33 मामले दर्ज हुए। उधर मध्य प्रदेश में लव जिहाद के मामलों में तेजी आने पर पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह कह रहे हैं, सरकार के हाथ से सब कुछ बाहर जा चुका है, बीजेपी सरकार का कोई नियंत्रण ही नहीं। मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था ठप है, चाहे वो लव जिहाद हो चाहे अन्य व्यवस्था हो। अभी आप चले जाइए विधानसभा घुसने के पहले जो एक वो बनी है ट्रैफिक टाइप का, वहां पर बंदूक लेके सिपाही कुर्सी में बैठा है। ये है पुलिस व्यवस्था। विधानसभा के मानसून सत्र में सरकार का लव जिहाद पर जवाब हैरान करने वाला है। 5 सालों के पुलिसिया आंकड़े देखकर समझना भी आसान है कि पुलिस ने कितने दबाव में धार्मिक स्वतंत्रता कानून का इस्तेमाल किया। अगर नहीं तो पुलिस को बाकी के 197 पेंडिंग मामलों में खुद को कोर्ट के सामने बेगुनाह साबित करना होगा। नवीन कुमार सिंह, IB24, भोपाल। चलिए बढ़ते हैं आगे मेरा मध्य प्रदेश में, और अब आपको बताते हैं कि रुबीना इकबाल खान आखिर कौन है। दरअसल इंदौर में कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पार्टी की ही महिला पार्षद यानी रुबीना इकबाल खान, जो कि कांग्रेस की पार्षद हैं, उन्होंने अपनी ही पार्टी से तीखे सवाल किए हैं। खजराना के कांग्रेस पार्षद रुबीना इकबाल का कहना है कि आजकल मुसलमानों के खिलाफ लगातार विवादित बयान सामने आ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी आखिर इस पर चुप क्यों है? रुबीना का यह भी कहना है कि धीरेन्द्र शास्त्री कह रहे हैं कि दुर्गा बनो, काली बनो, लेकिन बुरके वाली मत बनो। आप अपनी लड़कियों को सशक्त बनाएं, ये अच्छी बात है, लेकिन बुरके वाली से तुलना करना जरूरी क्यों है? उन्होंने ये भी सवाल उठाया कि मुस्लिम लड़कियां कौन सा लव जिहाद कर रही हैं जो इस तरह की टिप्पणी की जा रही है। रुबीना ने यह भी कहा कि मेरा सवाल कांग्रेस पार्टी और जीतू पटवारी से भी है, क्या मुसलमान सिर्फ कांग्रेस को वोट देने के लिए हैं? जब हमारे खिलाफ इस तरह की बातें हो रही हैं, तब पार्टी की ओर से कोई भी खुलकर आखिर इस पर क्यों नहीं अपनी प्रतिक्रिया दे रहा है? मुसलमानों के बारे में कभी वो धीरेन्द्र शास्त्री जी कहते हैं कि दुर्गा बनो, काली बनो, मगर बुरखे वाली मत बनो, तो वो कौन सा लव जिहाद कर रही है? औरतें कर रही है कहीं पे लव जिहाद? हाँ चलो, कांग्रेस पार्टी से मेरा सवाल है, ये नहीं, इनसे नहीं, जीतू पटवारी जी से और जो भी कांग्रेस भैया मुसलमान खाली वोट देने के लिए है क्या? उनके वोट ले लो लपक लपक के तुम लोग। उनके लिए अगर कोई कुछ गलत शब्द बोलता है तो ऐसी पत्रकार वार्ता लेके उनकी पिछाई करना चाहिए ना कि गलत बोल रहे हो आप क्या। तो चलिए, रुबीना इकबाल खान ने तो अपना सवाल पूछ लिया, अब देखना होगा कि जीतू पटवारी क्या इस पर रिएक्शन देते हैं। फिलहाल खबरों का रुख करते हैं। इंदौर में कांग्रेस सेवा दल के कार्यकारी अध्यक्ष विवेक खंडेलवाल को व्हाट्सएप पर धमकी भरा एक संदेश मिला है। खुद को पाकिस्तानी बताने वाले एक शख्स ने उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी दी है। विवेक खंडेलवाल ने एशिया कप में भारत पाकिस्तान मैच को लेकर आपत्ति जताते हुए आत्मदाह की चेतावनी दी थी, जिसके बाद उन्हें धमकी भरा ये मैसेज मिला है। विवेक खंडेलवाल ने क्राइम ब्रांच में फिलहाल इसकी शिकायत दर्ज कराई है। क्राइम ब्रांच फिलहाल एक्शन ले रही है और पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर ये मैसेज कहां से आया है और किसने भेजा है। मेरे मोबाइल पे एक अननोन नंबर से मैसेज आता है। उस मैसेज में साफ शब्दों में लिखते हैं कि खंडेलवाल तेरा दिमाग ख़राब हो गया। फिर अपशब्द लिखता है, फिर लिखता है कि उन महिलाओं के माथे में सिंदूर भर दे और अगर तू पाकिस्तान के पीछे पड़ा तो तेरे घर में आग लगा दे। अब इस आवेदन पत्र के आधार पे हम उस अज्ञात नंबर की सोशल मीडिया सेल से जांच करवा रहे हैं और जो भी इसमें निकल के आएगा वैधानिक कार्रवाई करेंगे। इधर मालेगांव ब्लास्ट मामले में बरी होने के बाद आज साध्वी प्रज्ञा ने पूर्व सीएम उमा भारती से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान दोनों काफ़ी भावुक नजर आई। उस पल की ये तस्वीरें भी हमारे कैमरे में हैं, जहां पर प्रज्ञा ठाकुर को उमा भारती ने गले लगाकर उनका स्वागत किया। उमा भारती ने कहा कि वो उम्र में भले ही बड़ी हैं, लेकिन प्रज्ञा को मसीहा मानती हैं। इसके पहले प्रज्ञा की रिहाई के दौरान पूर्व सीएम उमा भारती भी भावुक नजर आई थी। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर का कहना है कि उमा भारती भगवा और हिंदुत्व का सम्मान करने आए हैं। उन्होंने कहा कि जो साहस उमा भारती ने दिखाया उतना किसी पुरुष ने भी नहीं दिखाया। जिनमें से दीदी प्रज्ञा एक थी, लेकिन इनके मुंह से जो नाम लेने के लिए इनको उत्पीड़न किया गया, उसके द्वारा पूरे हिंदू समाज को और पूरे देश को बदनाम करने की बहुत बड़ी साजिश थी।
ये सारे नाम सामने आए और इन पर देशद्रोह का केस चालू होना चाहिए, इनके सब देशद्रोही। मिली हूँ, मैं अस्वस्थ थी तो दीदी मुझे एम्स में देखने भी गई थी, और हम दीदी हमारा हमेशा हमें प्यार देती रहती हैं, और आज दीदी भगवा का सम्मान करने आई हैं, हिंदुत्व का सम्मान करने आई हैं, और इसलिए बहुत बड़ा दिन है जो, और दीदी हमेशा से हिंदुत्व के लिए संघर्ष किया है उन्होंने, और जब भगवा अंदर था, जिस प्रकार से बदनाम करने का प्रयास किया और हम लोग सभी अंदर थे, तो दीदी ने उतनी जोर से आवाज़ उठाई जितनी जोर से समाज सुन सके। और दीदी मुझे नासिक मिलने भी गई थी और भोपाल जेल में भी मुझे मिलने गई थी। ये साहस किसी पुरुष ने नहीं दिखा पाया। और अब रुक करते हैं रतलाम का, जहां पर एक 1.5 साल के बच्चे को कार ने अपनी चपेट में ले लिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक ये पूरा मामला औद्योगिक थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है, जहां पर मासूम ऋतिक तिवारी अपने घर के बाहर दादी के साथ खेल रहा था। इसी दौरान रोड पर एक कार अचानक आकर रुकी। जब मासूम कार के पास पहुंचा तो कार चालक ने उसे टक्कर मार दी, जिससे मासूम कार की टायर में ही फंस गया। जिसके बाद बच्चे को बचाने उसकी दादी भी आई, लेकिन डर के कारण कार चालक बच्चे को कुचल कर वहां से भाग निकला। ये तस्वीरें आप देखिए, दिल दहला देने वाली ये तस्वीर है। दादी बचाने भी आती है, लेकिन कार चालक बच्चे को कुचलता हुआ आगे बढ़ जाता है। ये तस्वीर आप देखिए, बच्चा टायर के नीचे फंसता है तो दादी आगे बढ़ती है, लेकिन डर की वजह से कार चालक गाड़ी को आगे बढ़ा देता है। हैरानी की बात यह है कि कार चलाने वाला अब नाबालिग बताया जा रहा है। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हुई है। लोग जिसने भी इसे देखा वो दंग रह गया, क्योंकि देखिए तस्वीर कैद हुई है। मासूम सा बच्चा, 1.5 साल के बच्चे को एक नाबालिग ने कुचल दिया, और यही माना जा रहा है कि जो कार चालक है उसने लापरवाही पूर्वक ये काम किया है। लेकिन देखिए कि रोकने के बदले उसने मासूम को कुचल दिया। अगर यहीं वो गाड़ी रोक देता तो बच्चे की मौत नहीं होती। वो घायल ज़रूर था, लेकिन उसकी मौत नहीं होती। लेकिन जिस तरह से गाड़ी को आगे बढ़ा दिया गया, उससे बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई। और खबर रीलबाजी से जुड़ी हुई आपको बताते हैं। रक्षाबंधन की पूजा थाली में शराब देते हुए एक रील वायरल हो रहा है। वो रील भी आपको दिखाते हैं, जिस पर इंदौर में बजरंग दल ने आपत्ति दर्ज कराई। और सिर्फ बजरंग दल ही क्यों, किसी को भी आपत्ति होना चाहिए। पूजा की थाली में शराब रखी गई है। तस्वीर आप देखिए। बजरंग दल ने नशे की बोतल भाई को देते रील बनाने वालों पर एक्शन की अब मांग की है। रील को बजरंग दल ने भारतीय त्योहारों के साथ खिलवाड़ बताया। बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी है कि हिंदू संस्कृति के साथ इस तरह की छेड़छाड़ का पुरजोर जवाब दिया जाएगा। शिकायत के बाद अब पुलिस जांच में जुटी हुई है, लेकिन वाकई में सवाल उठता है कि आखिर इस तरह का रील क्यों बनाना। भारतीय संस्कृति में रक्षाबंधन का त्यौहार बहुत प्यारा त्यौहार होता है, जिसमें बहन भाई की रक्षा का वादा करती है। लेकिन भाई बहन के इस प्यार के त्यौहार में शराब का आखिर क्या काम, ये एक बड़ा सवाल है, जिसका जवाब IBC 24 भी ढूंढेगा। आप क्या कहते हैं, आप भी ज़रूर बताइएगा। लेकिन अब एक बार फिर से रुख करते हैं हमारे आज के बहुत ही एनर्जेटिक गेस्ट की ओर। सुरेश जी, एक सवाल मेरे जहन में बहुत शुरू से ही आ रहा है, क्योंकि देखिए अक्सर रचना ये होता है कि हम लोगों की अचीवमेंट्स देखते हैं, हम ये देखते हैं कि वो कहाँ पर पहुँच गए हैं, उनकी सक्सेस देखते हैं, लेकिन उसके पीछे की जो स्ट्रगल होते हैं, जो कठिनाइयाँ जो उन्हें होती है, उसके बारे में लोगों को नहीं पता होता। इसलिए आज हम आपसे ये जानना चाहते हैं, जो छोटी छोटी चैलेंजेस भी आपके हुए होंगे इस टाइम पे, जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं। चैलेंजेस तो सबसे पहले फिटनेस लेवल पे, क्योंकि आपको एक 19,024 फीट्स पे आपको अगर साइकिल चलाने जाना है तो अपने आप को फिट रखना है, आपको डेली प्रैक्टिस करना है, और उस चीज़ की प्रैक्टिस करना है जो वहाँ पे आपको चलाना है, जो यहाँ पे अवेलेबल्स नहीं है, खासकर क्लाइंब। तो हमें क्लाइंब की प्रैक्टिस करने के लिए एक 5 किलोमीटर का क्लाइंब का प्रैक्टिस करना है, तो हमको यहाँ से 100 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। वहाँ पे हम जाके प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि रायपुर के सराउंडिंग एरिया में क्लाइंब नहीं है, पहाड़ नहीं है। तो हमको वो प्रैक्टिस करने के लिए 100 किलोमीटर तो साइकिल वैसे ही चलाने जाना पड़ता था, और वहाँ जाके हम 5 किलोमीटर की क्लाइंब करके हम वापस आते थे। तो जब हम लेह लद्दाख पहुँचे तो वहाँ पे जो चैलेंजेस था वो सबसे इम्पोर्टेंट चैलेंजेस था। एक तो वेदर तो है ही, ठीक है, एक एल्टीट्यूड जो है वहाँ का वो सबसे बड़ा चैलेंज था कि उस एल्टीट्यूड लेवल पे हम साइकिलिंग कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, ये हमको भी थोड़ा सा डाउट था। बट क्योंकि वहाँ पे हमारे पास काफ़ी सफिशिएंट टाइम था एक्लेमेटाइज होने के लिए, तो हमने अपने आप को वहाँ के लिए थोड़ा सा एक्लेमेटाइज कर लिया कि वहाँ पे साइकिल चलाएंगे। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो था वो है सैडलिंग टाइम का मतलब ये है कि हम यहाँ पे नॉर्मली जो डिस्टेंस है 25 किलोमीटर या 50 किलोमीटर हम हार्डली 1 से 2 घंटे में कंप्लीट कर लेते हैं। बट वहाँ का टेरियन कुछ ऐसा है, क्लाइंब का टेरियन कुछ ऐसा होता है कि
हमें वो 40 किलोमीटर कंप्लीट करने के लिए हमको 6-6 घंटे लग जाते हैं। मतलब आपको 6 घंटा साइकिल में बैठना ये अपने आप में एक डिफ़िकल्ट टास्क है कि आप 6 घंटे तक बैठ के आपको साइकिलिंग करना है। और वो इसलिए ईजी हुआ क्योंकि वहाँ का इन्वायरमेंट आप देख सकते हैं, चारों तरफ पहाड़ हैं, रास्ते इतने खूबसूरत थे। साथ में एक हमारे टोटल पैरेलली हम जितने रास्ते हम 360 किलोमीटर हमने राइड किया होगा, तो मोस्टली हाफ ऑफ द वे हमारे साथ था इंडस रिवर, सिंधु नदी। बीच में आपको साइड पे दिखेगी, जो आप साइड पे देख रहे हैं ना, जो रेलिंग लगी हुई उसके साइड पे पूरा इंडस रिवर है। ठीक है, तो इस टाइप की चीज़ों से हमारा जो एक एनर्जी था वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है कि हम इतनी अच्छी जगह पे हम राइड कर रहे हैं। बिल्कुल, एनर्जी आज हमारी भी बहुत हाई है। रीज़न वही है, जैसे कि सुरेश जी को इंडस रिवर से और वहाँ की प्रकृति से एनर्जी मिल रही थी, हमें उनके यहाँ उपस्थित होने से, उनकी प्रेजेंस बस से ही काफ़ी एनर्जी मिल रही है। एंड आई होप कि दर्शक भी आज काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं उनकी जर्नी को जानने के लिए, समझने के लिए। तो लगातार उनसे चर्चा करते रहेंगे, लेकिन छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। और ब्रेक के बाद जाने से पहले आप देखिए कि आपकी राशि क्या कहती है सितारे हमारे में।